नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है और उस टॉपिक का नाम होगा समास। समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो कई बार विद्यार्थियों से इसकी जब परिभाषा पूछी जाती है तो वो परिभाषा में कभी तो वर्ण बोल देते हैं, कभी अक्षर बोल देते हैं, कभी शब्द बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं मतलब। तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है। जैसे एक शब्द है समास। क्या शब्द है? समास। तो ये जो समास शब्द है, अगर इसका हम परिभाषा लिखने से पहले अगर इस शब्द का टुकड़ा करके देखते हैं, खंड करके देखते हैं, तो इसका टुकड़ा होता है समधन आस। क्या होता है? समधन आस होता है। क्या होता है? समधन आस। सम का मतलब लिया गया है यहाँ पर पास से। किससे लिया गया है? पास से लिया गया है। और आस शब्द का अर्थ है यहाँ पर आना या बैठना। यानी कि अगर समास की परिभाषा हम इससे शब्द से निकालना चाहे तो इससे क्या निकलेगी? दो या दो से अधिक पदों के जो परस्पर मेल है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास शब्द का अगर आपसे पूछा जाए अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, संक्षेप लिख दो या फिर संक्षिप्त लिख सकते हैं आप। अगर इसका विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका विलोम शब्द व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। अब इसको हम पीपीटी फॉर्मेट में देख लेते हैं क्योंकि कम समय लगेगा और काफ़ी बहुत सारे उदाहरण भी मिल जाएंगे। बहुत सारी इसकी जो पहचान है उन सभी पहचान के ऊपर भी हम इसमें चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, समास सम का यहाँ पे किससे लिया गया है? अच्छी तरह परस्पर से या पास से लिया गया है। आस का अर्थ हम दो से ले सकते हैं, जैसे आना या बैठना से ले सकते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप इसको छोटा रूप भी बोल सकते हैं, संक्षिप्त भी बोल सकते हैं और संक्षेप भी बोल सकते हैं। देखिए, समास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। लेकिन अगर इसी प्रकार पूछा जाए समास का जो फैला हुआ रूप है उसको हम विग्रह कहते हैं। समास विग्रह। क्या कहते हैं उसको? समास विग्रह कहते हैं। और संधि का जो फैला हुआ रूप रहता है उसको संधि विच्छेद कहते हैं। अगर संधि टॉपिक के बारे में बात करें, संधि वाले का जो फैला रूप है उसको क्या बोलते हैं? विच्छेद कहते हैं। और जो छोटा रूप होता है उसमें उसको संधि कहते हैं। और विग्रह का जो छोटा रूप है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो समास का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो व्यास होता है। और संधि का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अब समास कहते किसे हैं? यानी कि समास में कम से कम दो पदों का योग होना जरूरी होता है विद्यार्थियों। कम से भी कम दो पद आना जरूरी है। अगर दो पद नहीं आते हैं तो वहां समास नहीं होगा। एक पद में कोई समास नहीं होता है, दो पद आना जरूरी है। हाँ, क्या सर दो से अधिक पद आ सकते हैं? बिल्कुल, दो से अधिक पद आ सकते हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। देखिए, संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनके होने पर, संधि की स्थिति आने पर उनमें संधि भी हो सकती है। देखिए, जो समास के कई उदाहरण हैं उसमें संधि और समास दोनों भी हो सकता है। कई उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों होंगे। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि एक शब्द में एक से अधिक समास के भेद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक शब्द देख लिया, जैसे पीताम्बर शब्द है तो पीताम्बर शब्द बहुव्रीहि में भी जाता है, क्रमधारी में भी जाता है। दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता हम बहुव्रीहि को देते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद में किस प्रकार उसका प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार उसको क्रमधारी और बहुव्रीहि में रखना पड़ता है। आगे हम तमाम इन जो बिंदु है इनके ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत सारे उदाहरण आपको करवाएंगे। देखिए, संस्कृत तत्सम शब्दों के होने पर ये बात तो होगी थी, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कई जो लेखन शैली है उसमें समास शैली का प्रयोग करते हैं। समास में ये होता है कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, वही मुख्य उद्देश्य किसका है? समास का। जैसे पीताम्बर शब्द आता है, पीत है जिनके अंबर, पीत है जिनके अंबर, इतना लंबा ये वाक्य है। इसके लिए एक छोटा सा शब्द यूज क्या ले सकते हैं? पीताम्बर शब्द हम उपयोग में ले सकते हैं। तो इससे ये मतलब होता है कि हम बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बात बता सकते हैं अगर हमें समास का ज्ञान है तो। आगे देखो, इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है लास्ट में जाके? दो या दो से अधिक शब्दों का अपने कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो या दो से अधिक पदों, पदों की जगह शब्द भी आ सकता है, पदों के परस्पर मेल को ही समास कहते हैं। क्योंकि वर्ण या अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों के साथ यदि कोई कारक चिन्ह जुड़ जाता है या शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द शब्द नहीं रहकर वो पद का काम करने लग जाता है। ये देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा? पदों, दो या दो से अधिक पदों। पदों का तात्पर्य यहाँ शब्द से ही लिया गया है।
किससे लिया गया है? यहाँ शब्द से लिया गया है। इस बिंदु का भी थोड़ा आप ध्यान रखना। अगली परिभाषा और दी हुई है कि जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच के विभक्तियों यानी कि जो कारक चिन्ह है उनको लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। कई बार इस समास की जगह सामासिक शब्द मिल जाता है और कई जगह समस्त पद मिल जाता है। जैसे देखिए, ये जो एक फैला हुआ रूप है, ये रसोई के लिए घर, उससे शब्द बना है रसोई घर। ये रसोई घर है ना, इसको हम समास कहेंगे। क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। और ये जो फैला हुआ रूप है इसको हम बोलते हैं विग्रह। क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। अब इस रसोई घर को हम समास नहीं कहकर इसके लिए और भी शब्द यूज हो सकता है, जिसे इसको हम समस्त पद कह सकते हैं। समास नहीं कहकर समस्त पद कह सकते हैं, सामासिक पद कह सकते हैं, समास कह सकते हैं, समास युक्त पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समास युक्त पद कह सकते हैं। तो कोई सी भी शब्दावली मिल जाए, बात यही है कि जो छोटा रूप है उसके एक से अधिक नाम मिलते हैं। कई जगह तो आपको समास मिलेगा, कई जगह समास युक्त पद मिलेगा, कई जगह सामासिक पद मिलेगा। विद्यार्थियों, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। आगे देखो, पंडित जो कामता प्रसाद है, जो आचार्य कामता प्रसाद है, उनके अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा देखें समास की, तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है उसको देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों यानी कि पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को ही सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है वो किसने दी है? आचार्य गुरु कामता प्रसाद के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। बात करें हम समास विग्रह की, जैसे अभी रसोई का समास विग्रह था, रसोई के लिए घर। बाद की बात है कि रसोई घर में कौन सा समास है, वो तो समास के जब भेद पढ़ेंगे हम उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्यतः ये पता होना चाहिए कि समास विग्रह कैसे करते हैं। समास विग्रह होता क्या है कि पद में लुप्त हुए कारक चिन्हों को वापस लगाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों, ये राजा का पुत्र है, ये तो है विग्रह। अब इसमें से हमने समास क्या बनाया? राजपुत्र बनाया विद्यार्थियों। तो राजपुत्र जब बनाया तो ये का कारक चिन्ह वगैरह इनको हटा दिया था, वापस इनको लगा देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। यानी कि किसी सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्तियों सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है, अब विद्यालय शब्द का समास विग्रह क्या होगा? आजकल विद्यालय वगैरह छोटे मोटे जो सवाल है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम शुरू से इन शब्दों को पढ़ते आए हैं, तो इन्हीं को अगर उदाहरण देंगे तो हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा सरल लगने लग जाएगा। हालांकि टॉपिक बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। वो हमारा जो सोच है, हमने किस लेवल से इसकी तैयारी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये टॉपिक कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है, आप देखिए आराम से। सभी विद्यार्थी अपने नोट्स भी बना सकते हैं पीपीटी फॉर्मेट में। कई विद्यार्थी कहते हैं सर इसमें नहीं पढ़ा कि आप लिख के पढ़ाओ। मैं लिख के भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन लिख के पढ़ाऊंगा उसमें समय लगेगा विद्यार्थियों। तो मैं चाहता हूं कम समय में आपको अधिक अगर मैटर देना चाहूं तो इस करा सकते हैं। बाकी जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एक एक पॉइंट को पूरा क्लास में नोट करवाते हैं, लिखाते हैं। जो विद्यार्थी ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो अब अजमेर में हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेदांत क्लास अजमेर के नाम से। हालांकि ऑफलाइन है विद्यार्थियों, देखो ऑफलाइन केवल उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अजमेर में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तो केवल एक विकल्प होता है कि भाई आप हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उसके लिए फिर हमने आपके लिए ऑनलाइन सुविधा कर रखी है। ऑनलाइन ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। फिर भी देखते हैं, कोशिश किया है आप तक कंटेंट पहुंचाने की, क्योंकि डिजिटल दुनिया है उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। तो विद्यालय का क्या होता है? विद्या के लिए आलय। और जैसे माता पिता, तो माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। अब इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण हालांकि होने को तो ये आगे हम देखेंगे कैसे द्वंद्व समास का हुआ, ये की पहचान वगैरह देखेंगे। देखिए, समास कहो या समास युक्त पद कहो या समस्त पद कहो या सामासिक पद कहो, बात एक ही है। जिन पदों को मिलाकर एक पद का रूप दिया जाता है उनके संक्षिप्त रूप को समास युक्त पद या समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र का जो छोटा रूप बनाया विद्यार्थियों, इसको कहते हैं हम समास। छोटा वाला रूप क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास ना मिले तो सामासिक पद या समास पद कहते हैं इसको। अब बात आती है कि इसमें कई बार जैसे हम अव्यय भाव समास पढ़ेंगे,
तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास पढ़ेंगे और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं इसमें पहला पद प्रदान होता है, इसमें दूसरा पद प्रदान होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रदान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रदान होता है। तो ये पद प्रदान क्या है? तो प्रधान पद किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा पद या ऐसा खंड, उस जैसे कोई शब्द लिखा, जैसे राजपुत्र लिखा है, तो इसमें दो पद आ रहे हैं, एक तो राजा और एक पुत्र आ रहा है विद्यार्थियों। तो दो आ रहे हैं, तो इसमें से कौन, या तो राज खंड हो गया या पुत्र खंड हो गया, दो खंड हो गए, दो टुकड़े हो गए, दो पद हो गए इसमें। तो देखो, जिस पद या खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं। यानी कि अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता उसे गौण पद कहते हैं। तो गौण पद क्या होता है, प्रधान पद क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और वैसे तो जब पूरा टॉपिक पढ़ लोगे आप तो स्वतः ही आपको जानकारी हो जाएगी। अब देखिए, संधि और समास में क्या अंतर होता है उसको मुख्य रूप से हम देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है संधि और एक तरफ लिखा हुआ है समास। क्या लिखा हुआ है? एक तरफ संधि लिखा हुआ है और एक तरफ समास लिखा हुआ है। संधि किसे कहते हैं? ये ध्वनि स्तर की, देखो सामान्यतः मैं बता देता हूँ, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और वर्णों के मिलने पर यदि विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसे संधि नहीं कहकर संयोग कहते हैं। संधि के भेद तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। अगर समास की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद 6 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लें कि समास के भेद कितने होते हैं तो हमें 6 बताने होते हैं, और अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर या पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं तो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और जो 6 मानते हैं उसमें द्विगु और जो क्रमधारी समास है उसको भी स्वतंत्र मान लेते हैं। इस प्रकार 6 हो जाता है। हालांकि द्विगु और द्विगु और क्रमधारी ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। आगे में एक चार्ट बना के आपको बता भी दूंगा ना। देखिए, दोनों में अंतर लिखा हुआ है। संधि में क्या लिखा हुआ है? ये ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है क्योंकि इसमें दो ध्वनियों का मेल होता है, जबकि जो समास है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया है। इसमें एक से अधिक पदों यानी कि शब्दों का मेल होता है। तो संधि में तो वर्णों का मेल होता है और समास में किसका होता है विद्यार्थियों? शब्दों का होता है। संधि की बात करें तो इसके खंड करने की जो रीति है को संधि विच्छेद कहते हैं, और इसके खंड करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। समास का फैलाव रूप क्या कहलाता है? समास विग्रह। और संधि का फैलाव रूप क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि की बात करें तो इसके नियम ज्यादातर तत्सम शब्दों पर आधारित होते हैं, जबकि जो समास है उसके तत्सम भी हो सकते हैं, तद्भव भी हो सकते हैं, उर्दू वाले शब्द भी हो सकते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि इसमें पदों के बीच के जो कारक चिन्ह है या शब्द या शब्दांश है उनको हटाया जाता है। जैसे पीतांबर शब्द है, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो पीत धन अंबर होता है। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र से अगर हम लेते हैं यहाँ पर अर्थ निकाला जा सकता है। इनका दोनों का अर्थ भी निकल रहा है, दोनों सार्थक टुकड़े भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये संधि का उदाहरण है और दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है यहाँ पे, क्योंकि अ मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर आ बन गया तो पीतांबर शब्द बन जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे समास में पीतांबर शब्द को लें तो इसका टुकड़ा करते हैं, पीत है जो अंबर या पीत है जिनके अंबर, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। पीतांबर शब्द में अगर पीत है जो अंबर इस प्रकार से अगर विग्रह किया गया है तो वो कर्मधारी समास होता है। और पीत है जिनके अंबर, कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के लिए पीतांबर शब्द यूज होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए आगे, हिंदी में संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है, जबकि समास संस्कृत, उर्दू, हिंदी हर प्रकार के शब्दों के मध्य हो सकता है। समास के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको कि समास प्राय सजातीय शब्दों में ही होता है। किसमें होता है? सजातीय शब्दों में ही होता है। सजातीय शब्द किसे कहते हैं? तो एक ही जाति के जो शब्द होते हैं उनको सजातीय शब्द कहते हैं। एक विजातीय होता है, अलग अलग जाति के जो शब्द होते हैं उसको विजातीय शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे धर्मशाला तो ठीक है, लेकिन मजहबशाला, देखो मजहबशाला कहें तो ये गलत हो जाता है। विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अभी एक उदाहरण आया था आपके सामने, इसी उदाहरण से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे पीतांबर शब्द आया है, क्या है? पीतांबर शब्द आया है, तो पीत का मतलब पीला होता है, अंबर का मतलब वस्त्र होता है। तो हमें पीतांबर शब्द का जब विग्रह करना है तो इसका विग्रह पीत है जो अंबर, ना कि
पीले है जो वस्त्र, इस प्रकार से इसका विग्रह नहीं करना, मतलब जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, बहुव्रीहि समास समासों का राजा है या प्रधान समास कहा गया है। देखिए अर्थ के आधार पर बात करें या फिर सामान्यतः हम बात करें कि समास के भेद 4 या 6 होते हैं। इन जितने भी समास होते हैं इन तमाम समासों में सबसे प्रधान समास किसको माना गया है, बहुव्रीहि समास को माना गया है। किसको माना गया है, बहुव्रीहि समास को। और समासों का राजा किसे कहा गया है, तो समासों का राजा भी बहुव्रीहि समास को ही कहा जाता है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के भेद होते हैं 6। और 6 कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास। कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। ये 6 विद्यार्थी, ये गलती से 5 टाइप हो गया, तो 6 के 6 ये आ गया ना। और अगर पद या अर्थ की प्रधानता के आधार पर देखें तो समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे की जगह पर आपको पर मिल सकता है, उत्तर मिल सकता है, द्वितीय पद मिल सकता है, ध्यान रखना, या अंतिम पद भी कह सकते हो आप। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा, अंतिम पद प्रधान होता है। एक होता है द्वंद्व समास, इसमें उभय पद प्रधान होते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, क्या होता है, दोनों प्रधान होता है। देखो एक तो शब्द होता है अभय, कौन सा होता है, अभय। एक होता है उभय, तो ये भय मतलब डर, अ मतलब नहीं, ये भय से रहित के लिए जो शब्द आता है वो अभय शब्द आता है। और उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, क्योंकि समास में कम से कम 2 पद आना जरूरी है। कितने पद आना जरूरी है, 2 पद आना जरूरी है। ना तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इस समास का जो ये चार्ट है विद्यार्थियों, इस चार्ट को मैं बना के आपको बता देता हूँ ना, थोड़ा सा कि यहाँ ही बता देता हूँ। अगर हम बात करें समास के भेद की, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन ये वाला लेता हूँ। देखो अगर आपसे पूछा जाए अर्थ में, ये जो वर्गीकरण कर रहा हूँ समास का, ये कर रहा हूँ अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर कर रहा हूँ, अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कर रहा हूँ। यानी कि समास के भेद या फिर प्रकार कह सकते हैं हम इसको, समास के भेद या प्रकार। तो समास के भेद या प्रकार अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर या पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये 4 कौन कौन से होते हैं विद्यार्थी, इनको देख लेते हैं ना। तो 4 होते हैं। एक तो अव्ययी भाव समास, कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव जो समास है इसके 2 उपभेद होते हैं। एक तो होता है अव्यय पूर्व पद, कौन सा, अव्यय पूर्व पद होता है, का पूरा नाम हो जाएगा अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास। और एक दूसरा उपभेद होता है इसका नाम पूर्व पद। नाम का मतलब होता है संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा होता है, तो नाम पूर्व पद हो जाता है। तो अव्ययी भाव समास के 2 उपभेद हो जाते हैं। इसी प्रकार एक तो हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा माना गया है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। पहले चारों नाम लिख देता हूं कि अर्थ के आधार पर 4 कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और एक होता है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास होता है। और एक होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास के 2 उपभेद हो जाते हैं, अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद हो जाता है। इसी प्रकार तत्पुरुष समास को जब हम पढ़ते हैं तो इसको 2 आधारों पर पढ़ते हैं। एक तो हम इसको कारक के आधार पर पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं कारक से भिन्न आधार पर। किससे, कारक से भिन्न आधार पर पढ़ते हैं। और कारक के आधार पर जैसे कारक 8 होते हैं हिंदी में, कितने होते हैं, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसमें अगर आप पहला और 8वें को छोड़ देते हो, कौन कौन सा आता है इसमें, का नाम हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर का कौन सा, कर्म। तीसरा करण होता है। चौथा संप्रदान होता है, संप्रदान। और 5वां अपादान होता है, अपादान। और 6ठा संबंध होता है। और 7वां अधिकरण होता है। 7वां कौन सा होता है, अधिकरण होता है, 7वां अधिकरण होता है। तो देखो कारक के आधार पर 6 तत्पुरुष के 6 उपभेद निकल के आगे विद्यार्थियों, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अगर कारक से भिन्न आधार की बात करें हम, तो कारक से भिन्न आधार पर देखो कौन कौन से होते हैं। कारक से भिन्न आधार की बात करें तो कारक से भिन्न आधार पे होते हैं, एक तो सबसे पहले हम कर्मधारय ले लेते हैं। कर्मधारय कौन सा? कर्मधारय होता है, एक द्विगु होता है, इसके अलावा एक अलुक होता है, अलुक, ठीक है। एक होता है उपपद, पद, एक होता है नए, और एक हो जाता है विद्यार्थियों उपपद हो गया। एक होता है मध्यम पद लोपी, कौन सा होता है? मध्यम पद लोपी। ये एक होता है उपपद, देखो कर्मधारी हो गया, द्विगु हो गया, अलुक हो गया, उपपद हो गया, और एक होता है नए, नए तत्पुरुष, और एक यहाँ लिख देता हूँ मध्यम पद लोपी समास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मध्यम पद लोपी समास ये होता है। द्वंद्व समास के भी 3 उपभेद होते हैं। एक तो होता है इतरेतर, इतरेतर, और एक होता है वैकल्पिक, कौन सा होता है? वैकल्पिक, और एक होता है समाहार, कौन सा होता है? समाहार। तो ये सारे तत्पुरुष के उपभेद है। अब देखो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? 2 पद आना जरूरी, उसमें से पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पहला भी और दूसरा भी। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। और अब आगे हम इसको एक एक को समझ लेते हैं, का बिल्कुल पीडीएफ के जरिए समझा रखा है, लेकिन इसको चार्ट को समझने से पहले कुछ शब्दावलियाँ दे रखी है कि ऐसा हमें समास में कुछ जानकारी हासिल करनी होती है, तो समास से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है, उनको हम देख लेते हैं। देखो सामासिक शब्दों में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है। जैसे महत शब्द जब हम लिखते हैं तो महत का महा हो जाता है, क्या हो जाता है? महा हो जाता है। जैसे महादेव, महाराज, इनमें महत का क्या हो जाता है? क्योंकि महत शब्द था, महत से महा बन गया। इसी प्रकार जो संज्ञा का न नहीं रहता है, जैसे राजन धन वंश होता है, तो इसमें न का लोप हो गया। जैसे हमने लिखा है योगिन, योगिन धन राज होता है शब्द, ठीक है, तो इसमें न का लोप हो रहा है। तो न क्या रहता है? जब इसका समास सामासिक शब्द बनाया जाता है, सामासिक पद बनाया जाता है, तो उस समय इनका लोप हो जाता है। शब्द के अंत में अगर रात्रि आता है तो रात्रि रात्र में बदल जाता है। जैसे नव प्लस रात्रि का क्या होता है? नवरात्र शब्द होता है। हम कई बार बोलते हैं नवरात्रा, नवरात्रि, ऐसा गलत है, नवरात्र शब्द होता है। क्या होता है? नवरात्र शब्द होता है। इसी प्रकार अहन अहोरात्र हो जाता है। क्या हो जाता है? अहोरात्र हो जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में राजन आ रहा है तो राजन का राज रह जाता है। जैसे धर्मन प्लस धर्म प्लस राज हो जाता है, महा प्लस राज हो जाता है। तो धर्म प्लस राजन था, राजन से क्या बन गया? राज बन गया। इसी प्रकार इस बिंदु का भी ध्यान रखना है कि सामासिक शब्द के अंत में यदि नाभि आता है, क्या आता है? नाभि, तो नाभि किस में बदल जाता है? नाभ में। जैसे पदम प्लस नाभि का क्या बनेगा? पदम नाभ शब्द बनेगा। क्या बनेगा? पदम नाभ शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए जो समास है उसके अंत में अगर अक्सी आता है तो अक्सी की जगह पर या तो अक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा। और अक्स नहीं होगा तो पहले छोटे ई की जो मात्रा आ रही थी उसकी जगह पर बड़ा ई की मात्रा आ जाएगी। यानी कि पहले लघु ई आ रहा था, अब दीर्घ ई आ जाएगा। ये देखो अक्सी, छोटा ई आ रहा है, इसकी जगह पे या तो अक्स हो जाता है या अक्सी हो जाता है। जैसे रुद्र धन अक्सी का क्या होता है? रुद्राक्ष। मीन प्लस अक्सी मीनाक्षी हो जाता है। तो जैसे पुंडरीकाक्ष, विशालाक्षी, ये सारे शब्द बन जाते हैं। अहन का अहन हो जाता है। देखो जब सामान्यतः हम शब्द लिखते हैं अहन, क्या लिखते हैं? अहन, तो न के नीचे अलंत आता है। लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं सामासिक पद बनाते समय तो ऐसी स्थिति में न के नीचे हलंत नहीं आकर है के नीचे हलंत आ जाता है। तो देखिए जैसे आप जैसे पूर्व प्लस अहन होता है तो न के नीचे अलंत आना चाहिए था, बल्कि अब किसके नीचे अलंत आ रहा है के नीचे अलंत आ रहा है। और अपर्धन अहन होता है प्राहन। इसी प्रकार सप्राहन मध्याह्न शब्द बन जाते हैं। उपसर्ग स्वर से पहले अगर हम चाहें तो इसमें कद का प्रयोग कर सकते हैं। कद का मतलब होता है कदन या कोदन शब्द यूज हो सकता है। द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य आ या विसर्ग आ जाता है तो उसमें मित्रावरण इंद्रावस्था इस प्रकार हो जाता है।
तत्पुरुष समास के मध्य में भी आ जाता है, तो जैसे विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र, दीनानाथ वगैरह ऐसे शब्द बन जाते हैं। प्रादि तत्पुरुष में स्त्रीलिंग द्योतक आग का लोप हो जाता है, जैसे निर्दय, अक्षम, निराश इस प्रकार हो जाता है। निराशा का निराश हो जाता है, और निर्दया का निर्दय हो जाता है, अक्षम का अक्षम हो जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के समास हो सकते हैं, और उनमें एक से अधिक समास के भेद हो सकते हैं। जैसे गुरुजन सेवक, तो इसका गुरुजन से क्या तात्पर्य है, कर्मधारय समास में जाएगा। और इसमें गुरुजन में अगर गुरुजन का सेवक अगर जोड़ देते हैं तो तत्पुरुष समास इसमें बन जाता है। जैसे महाराज पुत्र है, अगर जैसे महाराज शब्द विद्यार्थियों, वो कर्मधारय समास का भी हो सकता है, महाराज पुत्र तत्पुरुष समास में भी जा सकता है। पूर्व प्रथा अनुसार कर्मधारय समास भी हो सकता है, और अव्यय भाव समास भी हो सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक सामासिक पद एक से अधिक में समास के भेद हो सकते हैं। अब जितने भी समास के भेद है, अगर हम अर्थ के आधार पर देखें या डायरेक्ट देखें, कैसे भी करके, तो समास का जो पहला भेद आता है उसका नाम है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं, इसके ऊपर अभी हमने चर्चा की थी। अव्यय भाव समास दो प्रकार के होते हैं, अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व हैं। अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद होता है। देखो दो पद आते हैं, कितने आते हैं, दो पद आते हैं। और अगर ये पहला पद, अगर कोई अव्यय शब्द आया है इसमें, तो इसको अव्यय पूर्व पद कह देंगे। अगर पहला पद में कोई अगर नाम आ गया, मतलब कोई संज्ञा शब्द आ गया, तो इसको नाम पूर्व पद कह देंगे, ठीक है। और अव्यय भाव समास की पहचान ये भी होती है कि इसमें अव्यय जो होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, उनका प्रयोग होता है। पहला पद ज्यादातर अव्यय होता है, तो इसको फिर हम क्या बोल देते हैं, अव्यय भाव समास बोलते हैं। दूसरी पहचान, इसमें पहला पद प्रदान होता है। और क्या पहचान है इसकी, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, कई बार शब्दों की जब पुनरावृत्ति हो जाती है समान शब्दों की, तो उसको हम कहते हैं अव्यय भाव समास। और फिर इसका विग्रह करने का तो कोई निश्चित नियम नहीं बना हुआ है, अलग अलग व्याकरण अलग अलग तरीके से और इसका विग्रह करते हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारी एग्जाम में किस प्रकार का जो चार विकल्प दिए हुए हैं उसमें किस प्रकार से जो समास विग्रह है। और बाकी अगर जैसे जो विद्यार्थी मेंस में लिखते हैं उनको जो याद है वो उसी के अनुसार लिख सकते हैं, उनका गलत माना नहीं जाएगा, क्योंकि अव्यय भाव समास के विग्रह करने के कोई निश्चित नियम नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अव्यय भाव शब्द का अर्थ होता है अव्यय हो जाना। क्या होता है, अव्यय हो जाना। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद बताया गया है। पहचान क्या है इसकी, अव्यय भाव समास में प्राय पहला पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है, पहला पद प्रदान होता है। पहला पद या तो अव्यय होगा या दोनों पद मिलकर भी क्या किसका काम करते हैं, अव्यय का काम करते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं, वहां भी अव्यय भाव समास होता है। वास्तव में ये क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण हमने वहां पढ़ा था जब अव्यय टॉपिक आपको पढ़ाया गया था। अव्यय टॉपिक, अव्यय मतलब अविकारी शब्द। देखो एक तो होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं, जिनमें विकारकों के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं। और जिनमें विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। और अविकारी का ही दूसरा नाम हमें अव्यय मिलता है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द है, यानी कि इनमें विकारकों की वजह से कुछ परिवर्तन हो जाता है। विकारक कौन से होते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष होते हैं। अविकारी में 5 टॉपिक आते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते 4 भी आते हैं। तो 4 आते हैं या 5 आते हैं, वो तो हम जब अव्यय टॉपिक पढ़ते हैं जब क्लियर कर देते हैं। बाकी सामान्य जानकारी में दे देता हूँ। अव्यय में हम 5 अव्यय पढ़ते हैं, अधिकतम 5 पढ़ते हैं। कुछ व्याकरण 4 बताते हैं, कुछ 5 बताते हैं। 4 कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। और 5 बताते हैं वो कौन से, ये 4 तो आ जाते हैं उसमें, साथ ही में निपात और ऐड हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इस प्रकार 5 हो जाते हैं, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास होते हैं। अब देखो इसकी पहचान क्या है, अव्यय भाव समास में आपको शब्द कौन से मिलेंगे, जैसे यथा, तथा, यावत। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार विग्रह हो जाएगा। तथा यावत, यावत में जीवन जोड़ा तो यावत जीवन शब्द बन जाता है और इसमें व्यंजन संधि हो जाती है, तो यावत भी इसकी पहचान है। तावत मिलेगा, भर, बे, ला, ना, हर, दर, ब, बा, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, आ, प्रति, अति, नी, निस, निर, भर, दर, स,
इसके अलावा पूर्वक, उपरांत, अनुसार, पर्यंत ऐसे शब्द भी आपको अव्यय भाव समास के जो उदाहरण हैं उसमें मिलेगा, या तो पहले पद के रूप में या दूसरे पद के रूप में मिलेंगे, क्योंकि अव्यय भाव समास में से दो ही पद होते हैं, या तो पहला पद में ये मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे में मिल जाएगा। नहीं तो इस पहचान से अगर नहीं पकड़ पाते हम तो कोई न कोई दूसरा अव्यय पद आएगा, आराम से हम पहचान लेंगे, सवाल गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात का जरूर ध्यान रखना कि कोई अगर सामासिक पद जो अव्यय में आ रहा है वो बहुब्रीहि में भी जा सकता है, अन्य में भी जा सकता है। उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि स्पष्ट आपको कर दिया था पहले कि एक शब्द में एक से अधिक समास के भेद हो सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपसे किस प्रकार से वो सवाल बनाकर पूछा है। देखिए, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कर्मानुसार। तो अभी बताया था मैंने आपको कि अनुसार अगर लास्ट में आ जाता है तो वहां पर अव्यय भाव समास होता है, विग्रह क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार। श्रद्धानुसार शब्द है तो अनुसार शब्द आ रहा है, श्रद्धा के अनुसार। दानार्थ दान के लिए, हितार्थ हित के लिए, गमनार्थ गमन के लिए, कृपा पूर्वक कृपा के साथ, ठीक है, या कृपा के लिए भी हो सकता है, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि कोई निश्चित नियम नहीं है इसका विग्रह, क्योंकि जैसे हम कर्मधारी समास पढ़ेंगे तो हम वहां पे हम लिखते हैं है जो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर श्रद्धा पूर्वक का समास विग्रह पूछा जाए तो क्या होता है, श्रद्धा के साथ। जीवन पर्यंत का क्या हो जाता है, जीवन तक या पूरे जीवन हो जाता है। मरणोपरांत, मरने के उपरांत शब्द बन जाता है। इसी प्रकार निर्देशानुसार शब्द का क्या बनेगा, निर्देश के अनुसार। कथनानुसार शब्द आया तो कथन के अनुसार हो जाता है। दर्शनार्थ दर्शन के अनुसार। सेवार्थ सेवा के लिए। भोजनार्थ भोजन के लिए। कुशलता पूर्वक कुशलता के साथ। विवेक पूर्वक विवेक के साथ, क्योंकि पूर्वक शब्द आ गया विद्यार्थी इसके अंत में, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखो आप। इसी प्रकार बेहरम बेरहम यानी कि बिना रहम के, तो बे आ गया, बे उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो भी अव्यय भाव समास होता है। सेवा उपरांत, तो सेवा प्लस उपरांत हो रहा, उपरांत शब्द आ रहा, सेवा के उपरांत या सेवा के बाद में भी हो सकता है। दिन भर पूरे दिन। विवाह उपरांत विवाह के बाद उपरांत शब्द आ रहा है। जीवन भर, भर पहचान में मैंने लिखा था आपको कि भर आ जाए तो, ठीक है। अगर बे हिसाब, देखो बे उपसर्ग आ रहा है इसमें, ठीक है, तो बिना हिसाब के। बेवजह बिना वजह के। बे मतलब बिना मतलब के। दर हकीकत, दर शब्द आ गया, दर से पकड़ लेंगे हकीकत में। बेफायदा बिना फायदा के। बेखटके, देखो एक तो शब्द होता है ब का मतलब होता है साथ, एक होता है बा का मतलब भी साथ होता है, जैसे होता है ना बा इज्जत, ठीक है। ब अदब, तो अदब के साथ, इज्जत के साथ, तो साथ के लिए हो जाता है। लेकिन एक आता है बे इज्जत, तो इज्जत के बिना, बेइज्जती कर दी, इज्जत नहीं रखी। तो बेईमान बिना ईमान के, तो वो बिना के साथ आता है। बे का मतलब बिना और ब का मतलब साथ और बा का मतलब भी साथ होता है, ठीक है। जैसे बेगम, तो यहाँ बिना गम के आएगा। बेबुनियाद, बे का मतलब बिना, बिना बुनियाद के। बुनियाद का मतलब लिया गया प्रमाण से। बेसुध बिना सुध के। बेकाम बिना काम के। दर असल, असल में। ना समझ बिना समझ। दरवेश, वेश में। भरसक, शक्ति वर्ग। नाहक बिना हक के। प्रतिघात, घात के बदले किया गया जो आघात होता है उसको प्रतिघात कहते हैं। प्रति उपसर्ग आ रहा है इसलिए अव्यय भाव समास है यहाँ पर। बेचैन, बिना चैन के बे उपसर्ग आ गया। आ बाल वर्द, आ उपसर्ग आ गया विद्यार्थियों। आ बाल वर्द, बाल से लेकर वर्द तक। अपूर्ण, पूरी तरह से भरा हुआ। आरक्षण, भली भांति रक्षण किया हुआ। अनुदित, दिन पर दिन, अनुदिन हो जाता है। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। अनुगमन, गमन के पीछे गमन हो जाता है। और अनुस्मारक, स्मारक दिलाने या स्मारक का मतलब होता है स्मृति दिलाने वाले की तरह का एक पात्र होता है। इसी प्रकार होता है प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले की गई हिंसा। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि कहते हैं क्योंकि प्रति उपसर्ग आ रहा है। एक होता है प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया से प्रेरित क्रिया। आजानुभाव, अब आजानुभाव जो शब्द है वो पुरुषोत्तम श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका है, तो आजानुभाव बहुव्रीहि में भी जाएगा, अव्यय भाव में भी जाएगा। डिपेंड करता है उस समय कौन सा विकल्प आता है या किस संदर्भ में इसको पूछा गया है, ठीक है। यहाँ जानू का मतलब लिया गया घुटने से और भाव का मतलब लिया गया है भुजा से, तो जानू से भाव पर्यंत हो जाएगा या तक हो जाएगा, बहुव्रीहि में भी जा सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। सकुशल, कुशलता के साथ। सपरिणाम, परिणाम सहित। अत्युत्तम, उत्तम से भी उत्तम। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत या परे हो जाएगा विद्यार्थियों। अब देखो अनुकरण, अनुकरण मतलब करण के अनुसार। अत्यधिक, अधिक से भी अधिक हो जाएगा। अनुदेश, अनुपसर्ग आ रहा है, देश के अनुसार। अनुगुण, गुण के योग्य। अनुक्रम, कर्मानुसार। निकम्मा, काम न करने वाला। नियंत्रण,
ठीक तरह से यंत्रण, नियमन ठीक तरह से यमन यानी रोकना, अत्याधुनिक आधुनिक से भी आधुनिक हो जाता है इसका, अत्यल्प बहुत ही अल्प या अल्प की अति, अनुसार जैसा सार है वैसा, ठीक है। अतिसार, अति उपसर्ग आ रहा है, सार की अति, और अतिसार दस्त को कहते हैं, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो भी अतिसार की वजह से हुई थी, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है। और निर्धन, धन से रहित नहीं आ रहा है, निर्भय भय से रहित, निरहंकार अहंकार से रहित, सावधान अवधान सहित, निर्दोष दोष रहित, निर्विकार विकार रहित, अत्यावश्यक आवश्यकता से अधिक, और सानुज अनुज के साथ। देखिए आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि सर बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, तो आप, मैं नहीं कहता कि आप उदाहरणों की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन जो अगर हाई लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कंसेप्ट को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करने की कोशिश करो। बाकी पहचान याद करो, 2 5 10 उदाहरण भी अगर आप लिख लेते हैं नोट्स बनाते समय तो भी चलेगा, सभी उदाहरण लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, ये डिजिटल ज़माना है, इसमें बहुत सारे उदाहरण देखने को अगर आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जिनको ये ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ हो, अकारण बिना कारण, असमुद्र समुद्र पर्यंत हो जाता है, अनुकृति जैसी कृति है वैसी, अनुबंध बंद की तरह का बंद, अनुचित चिंतन के बाद किया जाने वाला कोई चिंतन, अनुगामी का क्या बन जाता है, पीछे चलने वाली कोई स्त्री, तथा प्रजा वैसी प्रजा, नियोग का क्या बन जाता है, ठीक तरह से योग या स्थापना या रखना, नियंत्रण निमंत्रण विद्यार्थियों भली प्रकार से मंत्रण करना, नियमन का विशेष बंधन से युक्त बन जाता है, आ जानू, आ उपसर्ग आ रहा है इसलिए बन गया आ जानू, घुटने तक या घुटने, आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक हो जाता है, प्रतिशत प्रत्येक सैकड़ा या प्रत्येक शत भी हो जाएगा, प्रत्यारोप आरोप के बदले जो आरोप है उसको प्रत्यारोप कहते हैं, प्रत्याशा आशा के बदले की गई आशा उसको क्या कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं। देखिए कुछ विद्यार्थी कई बार मुझे ऑफलाइन में भी बोलते हैं कि आप सर इतना डीप मत पढ़ाया करो, और कई बार ऑनलाइन में भी बोल देते, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो विद्यार्थी सीरियस होके तैयारी करते हैं उनको अगर डीप की टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलती है बड़े खुश होते हैं। लेकिन आजकल क्या बच्चा शॉर्टकट चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषय भी अगर आप पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों में मेरे कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। हाँ, क्वालिटी और कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। इसलिए तो कई बार हम छाती ठोक के दावा करते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि हम कहते हैं कि इतने प्रतिशत आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे, इसका मतलब मिलेंगे क्यों, क्योंकि हमने आपको मेहनत करवाई, इसलिए हमने आपको अच्छा कंटेंट दिया है, इस बेस पर हम कहते हैं कि मिलेंगे। और पुराना रिजल्ट उठा के देख लो आप, हमारा जो भी विषय आपको पढ़ाया है और जो टॉपिक पढ़ा दिया और उसमें कह दिया इतने प्रतिशत सवाल आपको मिलेंगे, तो मतलब मिलेंगे। अगर किसी विषय को पढ़ाने के बाद में हम 95% का दावा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट पर हमें विश्वास है और हमारे विद्यार्थियों पर भी हमें विश्वास है कि आपने उसी लेवल पे मेहनत की है और उस लेवल पे याद किया है, आपको 95% आपके सवाल गलत नहीं होंगे विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो प्रतिपल, प्रतिपल का होता है हर पल, प्रत्यंग का अगर हम विग्रह करें तो प्रत्येक अंग हो जाता है, प्रत्युपकार। अब देखो इस शब्द को देखो, प्रत्युपकार, तो प्रतिधन उप प्लसकार हो जाता है, तो उपकार के बदले किया गया जो उपकार होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युपकार बोलते हैं। यथा संभव, जितना संभव हो सके, या फिर देखो इसका दूसरा विग्रह भी मिलता है कई बार, जैसा संभव हो, क्योंकि अव्ययी भाव समास का तो विग्रह करने का कोई निश्चित नियम नहीं बना हुआ है, ठीक है। साफ साफ, देखो यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ, उसको क्या बोलते हैं, साफ साफ। समुद्र, समुद्र तक या समुद्र पर्यंत बन जाएगा, अनुकूल जैसा कूल है वैसा, प्रतिबिंब का बिंब के बिंब, और प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले दिया गया उत्तर उसको प्रत्युत्तर कहते हैं, प्रत्युपसर्ग आ रहा है। तथा गति, वैसी गति, तथा आ रहा, तथा एक अव्यय होता है। प्रतिक्षण, हर क्षण, लापरवाह जिसे परवाह ना हो या बिना परवाह के बन जाएगा। बा पर्दा, बा मतलब साथ, पर्दा मतलब कोई कपड़ा हो सकता है, तो पर्दे के साथ। लावारिस, जिसका वारिस ना हो, ला उपसर्ग आ रहा है। और यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा स्थान, यथा आ रहा है इसलिए इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा स्थान, जो स्थान निश्चित है,
यथा योग्य, जितना योग्य, यथा समय, जो समय निश्चित है या समय के अनुसार ही बन जाता है, यथा गति, गति के अनुसार, यथोचित, जैसा उचित है या उचितता के अनुसार बन जाएगा। इसी प्रकार यावत धर्म, जब तक धर्म है, यावत आ रहा है, निष्पाप, बिना पाप के, बशर्ते, शर्त के साथ, ब का मतलब भी साथ होता है, ब का मतलब भी क्या होता है, साथ होता है साथियों। ला इलाज, जिसका इलाज ना हो, यावत समय, यावत का मतलब होता है जब, तो जब तक समय इसका विग्रह हो जाएगा। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि हो जाता है। अनुसंधान, संधान के बदले संधान के बाद संधान करना तो क्या बोलते हैं, अनुसंधान करना। और संधान से तात्पर्य लिया गया है खोज से, किससे लिया गया है, खोज से लिया गया है। और यथा कर्म आ गया, जैसा कर्म, यथा स्थिति, जैसी स्थिति, बेफायदा, बे मतलब बिना, बिना फायदा के, निरामिष, आमिष रहित, नीरव, रव का मतलब होता है ध्वनि, नी मतलब नहीं, तो ध्वनि रहित इसका विग्रह हो जाएगा। या फिर रव रहित बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रव रहित, यानी कि शांत स्थान को हम क्या बोलते हैं, नीरव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीरव। बेहया, हया का मतलब होता है शर्म, बे का मतलब बिना, यानी कि बिना हया के, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, बिना हया के या बिना शर्म के। बेरहम, बिना रहम के, बेहिसाब, बिना हिसाब के। और प्रतिनियुक्ति, नियमित नियुक्ति के बदले की गई नियुक्ति है, उसको प्रतिनियुक्ति कहते हैं, इंग्लिश में डेपुटेशन बोलते हैं इसको। अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, अतिवृष्टि क्या होती है, वृष्टि की अति, वृष्टि का मतलब लिया गया है बारिश से, वर्षा से। निगोड़, बिना गोड़ के, यानी गोड़ का मतलब होता है पैर, ये पैर नहीं है उसको निगोड़ कह सकते हैं हम। निर्विवाद, बिना विवाद के। भर पेट, भर उपसर्ग आ गया विद्यार्थियों, पेट भरकर आ जाएगा इसका विग्रह। जीवन भर, देखो भर पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, पूरे जीवन हो जाएगा। यावत जीवन, जब तक जीवन है, यावत इसमें अव्यय आ रहा है। इतरेतर, इतर से इतर, इतर से इतर आ जाता है। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ, प्रत्यक्ष, प्रति तो अक्षी के सामने हो जाता है प्रत्यक्ष। प्रतिशत, प्रत्यक्षत। आजीवन, जीवन पर्यंत। आकंठ, कंठ तक। बेफायदा, बिना फायदा के। प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ हो जाता है। सानंद, तो अगर इसका हम टुकड़ा करते हैं सानंद शब्द का, तो सधन आनंद होता है, क्या होता है, सधन आनंद होता है। आनंद सहित हो जाता है इसका विग्रह। सप्रमाण, प्रमाण सहित। सार्थक, अर्थ सहित। और सशक्त, शक्ति सहित इसका विग्रह हो जाएगा। और अत्याचार, अति उपसर्ग आ रहा है, मैंने पहचान में आपको अति बताया था, तो अति उपसर्ग आ जाए, वहां पर भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। निरोग, बिना रोग के। यथामति, यथा आ गया, जैसी मति है या मति के अनुसार इस प्रकार बन जाएगा। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। और यथा विधि, जैसी विधि है उसके अनुसार। यथाशक्ति, यथा आ गया। यथा संभव, जैसा संभव। यथार्थ, जैसा अर्थ है वैसा, या फिर इसका एक और विग्रह हो जाता है अर्थ के अनुसार। यथा साध्य, इसका हो जाता है साधन के अनुसार। बे खटके, बिना खटके के, क्या हो जाता है, बिना खटके के। इसी प्रकार ब खूबी, तो खूबी, ब का मतलब लिया गया साथ से, खूबी के साथ, क्या हो जाएगा इसका, खूबी के साथ या फिर खूबी सहित। बा अदब, अदब सहित। अदब का मतलब होता है शिष्टाचार, क्या होता है, शिष्टाचार। शिष्टाचार के साथ भी हो सकता है इसका। लूटम, लूट, किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पे अव्ययभाव समास होता है। लूट, लूट शब्द दो बार आ गया, तो लूट के बाद लूट। कानो कान, कान शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, कान ही कान में इसका विग्रह हो जाएगा। बीचों बीच, तो बीचों बीच में दो शब्द, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बीच बीच की, तो बीचों बीच का समास विग्रह क्या होगा, ठीक बीच में, या फिर बीच के भी बीच में हो जाता है। रातों रात, रात शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रात ही रात में। दिनों दिन, तो दिन के बाद दिन। मंद मंद शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, बहुत मंद कह सकते हैं। घर घर, घर घर का अगर हम विग्रह करते हैं अव्ययभाव समास के अनुसार, तो इसका विग्रह विद्यार्थियों क्या हो जाता है, प्रत्येक घर या हर घर। मारा मारी, मार के बाद मार। बार बार का क्या हो जाता है, बार के बाद बार। निरंध्र, रंध्र रहित, रंध्र का मतलब होता है छेद, नी का मतलब नहीं, तो रंध्र रहित हो जाएगा। बेईमान, बिना ईमान के। बेजान, बिना जान के। जान का मतलब होता है विद्यार्थी दम, क्या होता है, दम। बेगैरत, बिना गैरत के। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद जो ध्वनि आती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले जो हिंसा की जाती है उसको प्रतिहिंसा। प्रतिरूप का विग्रह होगा रूप के जैसा रूप। प्रत्याघात, आघात के बदले आघात। प्रतिद्वंद, द्वंद के बदले द्वंद। आमरण, मरण तक, या इसका हिंदी में अगर इसका दूसरा अर्थ चेंज करें तो हम मरने तक भी हो सकता है, या मरण पर्यंत भी हो सकता है। आ जन्म, जन्म से, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, जन्म से हो जाएगा।
और देखो, अगर मैंने आपको पहचान बताया था, अगर अनुसार किसी शब्द के अंत में आ जाता है तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। जैसे निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार। अत्यावश्यक, आवश्यक शब्द आ जाता है तो भी अति प्लस आवश्यक हो रहा है, आवश्यकता से अधिक। कर्मानुसार, कर्म के अनुसार। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, अनुसार शब्द आ रहा लास्ट में। जैसे विशुद्ध शब्द है तो इसका विग्रह क्या होगा, विशेष रूप से शुद्ध। मरणोपरांत, मरने के उपरांत। नियंत्रण, विशेष यंत्रणा से युक्त। अनुकृति, जैसी कृति है वैसी। अनुगमन, गमन के पीछे गमन करना। अनु उपसर्ग आ रहा है। अत्याधुनिक, अति उपसर्ग आ रहा है, तो आधुनिक से भी आधुनिक है, उसको अत्याधुनिक कहते हैं। पर्यटन पूर्वक, पर्यटन के साथ, क्या बोलते हैं, पर्यटन के साथ। अत्यंत, अंत से भी अधिक। निःशुल्क, बिना शुल्क के। सपरिवार, परिवार सहित। सपत्नीक, पत्नी सहित। सावधान, अवधान सहित। सशर्त, शर्त सहित। बा इज्जत, इज्जत सहित। फूटम फूट, फूट के बाद फूट। सुना सुनी, सुनने के बाद में सुनना। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, या घड़ी घड़ी, हर घड़ी शब्द बन जाता है। इसी प्रकार विश्वास पूर्वक, देखो पूर्वक अंत में आ रहा है तो विश्वास के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार योग्यता अनुसार, अनुसार शब्द लास्ट में आ रहा है, योग्यता के अनुसार। समयानुसार, अनुसार शब्द आ गया, समय के अनुसार। दर असल, तो दर आ गया उपसर्ग, असल में हो जाएगा इसका विग्रह। और अनुदिन का विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन, दिन भर, पूरे दिन। अनुदान, दान की तरह का जो दान होता है उसको बोलते हैं अनुदान। अनुसार, जैसा सार है वैसा। सेवा नहीं, सेवोपरांत, सेवा के उपरांत, सेवा के बाद में। अनुस्मारक, स्मारक की तरह का जो होता है उसको अनुस्मारक बोलते हैं। नियमन, विशेष यम या बंधन से युक्त। विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत होता है। साफ साफ, किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है तो अव्यय भाव समास होता है, का विग्रह क्या होगा, साफ के बाद साफ। धीरे धीरे, यहाँ भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और धीरे के बाद धीरे हो जाएगा इसका। चला चली, चलने के बाद चलना। एकाएक, एक के बाद एक, या इसको हम एकाएक भी कह देते हैं कई बार। भागम भाग, भागने के बाद भागना। तो भागम भाग शब्द में कौन सा अव्यय है, सॉरी कौन सा समास है, कौन सा है, अव्यय भाव समास है। नियमानुसार में अव्यय भाव समास, क्योंकि अंत में अनुसार आ रहा है, नियम के अनुसार। इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। अतिरिक्त, रिक्त से अधिक को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त बोलते हैं। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक। निधड़क, नी उपसर्ग आ गया, बिना धड़क के। अनुसरण, शरण के बाद शरण। और भरसक का, सक भर, सक का मतलब लिया गया है यहाँ पर शक्ति से या सामर्थ्य से लिया गया विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये अव्यय भाव समास हमारा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो जो समास बच जाते हैं, चाहे तत्पुरुष समास हो, चाहे बहुव्रीहि समास हो, द्वंद्व समास हो, अन्य जो भी समास बचे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। थैंक यू मित्रों।